कुषाण वंश के बाद गुप्त काल का आना एक बहुत बड़ी घटना थी। ईसवी पूर्व के पहले मौर्य काल जितना प्रसिद्ध हुआ, ईसवी पूर्व के बाद गुप्त काल भी उतना ही प्रसिद्ध है। मौर्य काल जहां अपने कुछ विचारों, बुद्ध धर्म के प्रचार और अशोक के कारण जाना जाता है, ऐसे गुप्त काल मूल रूप से साहित्य के विस्तार और समुद्रगुप्त के कारण जाना जाता है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य और साहित्य का विस्तार। गुप्त काल की स्थापना चंद्रगुप्त एक ने की 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त एक के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई 319 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, और उसने शासन किया 350 तक। इस प्रकार करीब 20 वर्ष का शासन चंद्रगुप्त का रहा, 30 वर्ष का शासन रहा, और उसके बाद समुद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त के बारे में कोई विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है, कोई विशेष, केवल आपको ये जानना है कि गुप्त वंश का संस्थापक शासक चंद्रगुप्त एक था, प्रथम था, क्योंकि उसके बाद एक और चंद्रगुप्त आता है, इसलिए इसे चंद्रगुप्त एक कहा जाता है। हम आते हैं समुद्रगुप्त पर, जो इस गुप्त वंश का दूसरा शासक था, और जैसे मौर्य काल अशोक के लिए जाना जाता है, ऐसे ही गुप्त काल समुद्रगुप्त के लिए मूल रूप से जाना जाता है। आखिर समुद्रगुप्त इतना प्रसिद्ध क्यों? इसके साम्राज्य को देखें। इसका जो प्रभाव था वो पूरे उत्तर भारत से, वो पूरे उत्तर से लेके पूरे दक्षिण तक था, और पूर्व और पश्चिम में भी इसका काफ़ी विस्तार है। इसके प्रभाव का बहुत बड़ा विस्तार है। मैं प्रभाव शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने एक के बाद एक कई राजाओं को पराजित किया, कई राजाओं के समूह को भी पराजित किया, 9 गणतंत्रों को भी अपने में मिलाया, लेकिन बलपूर्वक किसी राज्य को अपने में मिलाने के बदले उसने वहाँ के शासकों को पराजित करने के बाद शासन करने की अनुमति दी, और एक तरीके से केवल इस बात पर संतुष्ट रहा कि आप मुझे शासक मानते हुए, मुझे साम्राज्य का राजा मानते हुए, आप मुझे नियमानुसार टैक्स देंगे, कर देंगे, और मेरा वर्चस्व मानेंगे। ऐसा करने पर अनेक राजाओं को उसने स्वतंत्रता दी अपना शासन स्वयं चलाने की। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त का जो शासन था, जो आप देख रहे हैं नक्शे में, वो मूल रूप से उसका जो प्रशासनिक क्षेत्र था वो गंगा घाटी और उसके आसपास का क्षेत्र था, और बाकी जो अन्य क्षेत्र जो हैं यहाँ पर उसका प्रभाव था, यहाँ उसने पराजित किया था। या कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे तक्षशिला और उसके आसपास के, जहाँ उन्होंने समुद्रगुप्त को स्वयमेव राजा मान लिया था और इस बात का संदेश भेज दिया था कि हम नियमानुसार समय समय पर कर भेजेंगे और आपके मातहत हम शासन कर रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। तो यह तो हुआ वह कारण जिसके लिए समुद्रगुप्त बहुत प्रसिद्ध है। प्रत्यक्ष रूप से जैसा मैंने बताया कि वो गंगा घाटी के आसपास उसका शासन था, और हर बार एक विजय के बाद वह अश्वमेध यज्ञ करता था, और अश्वमेध यज्ञ के जरिए वह विजय मनाता था, विजय की खुशियां मनाता था। इसके साथ ही इतना बड़ा विजेता बनने के बाद और इस तरह की नीति का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से किसी अन्य क्षेत्र में भी उसका दखल होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। समुद्रगुप्त की जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, काफ़ी मूर्तियों में वह वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, अर्थात उसे संगीत का शौक था और वह एक स्वयं अच्छा संगीतकार था। एक शासक और संगीतकार उस काल में एक अनहोनी बात थी। तो इस प्रकार हम कुछ ऐसे उदाहरण उस काल के देख रहे हैं जो अपने तरीके से बिल्कुल नए थे। एक इतने बड़े साम्राज्य का शासक होते हुए एक संगीतकार होना, वीणा बजाने का शौक रखना, और साथ ही एक
ऐसा शासक जो शिक्षा में बहुत रुचि लेता था, वह शिक्षा का संरक्षक था। उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई विश्वविद्यालय खोले, कई जगहों पर उसने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की, और ये उसका काल था जब उसके दरबार में बहुत सारे प्रसिद्ध विशेषज्ञ दरबारी बने। इस काल की जानकारी हमें जैसे समुद्रगुप्त जैसे कुषाण वंश की जानकारी और अशोक की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है, हमें कुछ साहित्यिक पुस्तकों से मिलती है, हमें कुछ स्थापत्य कला के नमूनों से मिलती है। ऐसे ही समुद्रगुप्त के काल की जानकारी भी हमें मूलतः उसी समय की पुस्तकों से, रचनाओं से और शिलालेखों से मिलती है। उदाहरण के लिए कालिदास की पुस्तकें, उदाहरण के लिए विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, उदाहरण के लिए शूद्रक के मृच्छकटिक, उदाहरण के लिए कामसूत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र, ये पुस्तकें ऐसी हैं जिससे हमें समुद्रगुप्त या गुप्त वंश के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया है, पुस्तकों में दी गई जानकारी उस पुस्तक के लेखक के प्रभाव से प्रभावित रहती हैं, इसलिए उसे पूर्ण रूपेण सही शायद न माने, लेकिन स्थापत्य कला के जो उस समय उदाहरण पाए गए हैं उससे उस समय के कला और जीवन के विकास का स्पष्ट दृश्य दिखता है। प्रयाग में पाया गया समुद्रगुप्त का प्रशस्ति स्तंभ, जिस पर उस समय के लोगों ने समुद्रगुप्त के द्वारा विजय पताका फहराए जाने का विस्तार से वर्णन है, वह स्पष्ट बताता है कि समुद्रगुप्त का क्षेत्र कौन कौन सा था। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, प्रयाग का प्रशस्ति पत्र स्तंभ, यह समुद्रगुप्त के बारे में हमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी देता है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त का काल जो 350 में शुरू हुआ था, उसने लगभग 373 तक शासन किया, और इस काल में उसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, और प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से वह एक महान शासक साबित हुआ। साथ ही संगीतकार, वीणा वादक, शिक्षा में दखल रखने वाला और विभिन्न कलाओं की मदद कर उन्हें बढ़ावा देने वाले एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में उसे हम जान सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक। समुद्रगुप्त एक तरह से महान साम्राज्यवादी और साथ ही संगीतकार, शिक्षाविद आदि, और एक नई विचारधारा लाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला राजा, जिसने बलपूर्वक किसी राज्य को अपने में न मिलाकर उसे वहाँ के शासकों से स्वेच्छा से शासन करने की अनुमति दी और उसकी एवज में कर आदि लिया। इसके बाद सन 375 में उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य यानी सूर्य जैसा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। जब उसने बंगाल पे विजय पाई तो ऐसा माना जाता है उसके बाद उसे यह उपाधि उसे मिली और वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाया। 375 से 414 तक इसका शासन रहा, और इस दौरान इसने एक नए तरीके से साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। पुराने शासक जहां युद्ध के बल पर अपना साम्राज्य बनाते थे, अशोक ने जहां धम्म के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, समुद्रगुप्त ने एक और जहां पर मैंने बताया कि अपने वर्चस्व को स्वीकार करने वाले राजा को वह स्वतंत्र शासन करने देता था, यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंधों के जरिए साम्राज्य विस्तार का तरीका अपनाया। उसने स्वयं ने नागा वंश के शासक कुबेर नाग की बेटी से विवाह किया और इस प्रकार उसने संबंध स्थापित किए,
और अपनी बेटी का विवाह, प्रभावती का विवाह, उसने वकाटका वंश के शासक, जो साउथ में, दक्षिण भारत में वकाटका शासकों का शासन था, वहाँ उसने अपनी बेटी प्रभावती को ब्याहा। परिणाम कि उसका जो वर्चस्व, उसका जो प्रभाव है, वो वकाटका वंश तक पहुँच गया। और ऐसा कुछ हुआ कि वकाटका वंश में प्रभावती के पति राजा का स्वर्गवास हुआ, तो प्रभावती स्वयं अपने माइनर पुत्र के साथ उसने शासन संभाला और अपने पिता के निर्देशानुसार उसने वहाँ शासन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को वकाटका वंश के साम्राज्य के मार्ग से दक्षिण भारत तक जाने का उसे रास्ता मिल गया, और इसका परिणाम कि उसका पूरा साम्राज्य सब जगह फैला। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उसने पश्चिम भारत पर विजय पाई, और इस प्रकार 300 वर्ष से जो पश्चिम भारत छूटा हुआ था उस पर पूर्ण रूप में उसने विजय पाकर पूरे देश में एक तरीके से गुप्त साम्राज्य का शासन स्थापित किया। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ के उस स्तंभ से मिलती है, जिसके बारे में पूर्व में जिक्र किया जा चुका है। साथ ही विक्रमादित्य जहां अपने इतने बड़े साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था, इसके अलावा वह एक कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते ही हैं। यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उससे कई कदम आगे था। कालिदास, जिसकी चर्चा बारंबार हम कर रहे हैं और जो भारतीय साहित्य का एक अमर पुंज है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। उसी प्रकार फाहियान, एक चीनी ट्रैवलर, यात्री, जो भारत आया, उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही शरण दी, और उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान जो पुस्तक लिखी हैं, जो विवरण लिखा है, वह इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वह भारत आया था लगभग 404 ईस्वी में और करीब 10 वर्ष रहा। इस 10 वर्ष के काल का इतिहास उसने, फाहियान ने बखूबी लिखा है, और उसे एक बहुत प्रामाणिक स्रोत के रूप में, उसकी लेखनी को बहुत प्रामाणिक स्रोत के रूप में इतिहासकार उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे साहित्यकार और कलाकार उसके दरबार में थे। तो ये तो हुई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद। इसके बाद आया अगला राजा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शायद गुप्त वंश का वह अंतिम शासक था जिसे हम एक वास्तव में अच्छा शासक मान सकते हैं। लगभग 40 वर्ष का उसका काल था। 415 से लेकर 455 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का काल माना जाता है। और ये स्कंदगुप्त जो है, वो इतने लंबे शासन में उसकी शासन सुव्यवस्था का विवरण हमें मंदसौर, इंदौर के पास जो जगह है, वहाँ मंदसौर के अभिलेख में उसके शासन की सुव्यवस्था का विवरण मिलता है। स्कंदगुप्त के काल की एक जानकारी बस यही आप जान लें कि जब 455 से लेकर 467 तक जब वो था, तो इस दौरान, इस 12 वर्ष के काल में हूण वंश का आक्रमण हुआ। हूण की चर्चा मैंने पूर्व में की थी, जब चीन की दीवार बनी थी और कनिष्क जब वहाँ शासन कर रहा था उत्तर भारत में। यही हूण स्कंदगुप्त के काल में उन्होंने बारंबार हमले किए, और इस हमले का परिणाम ये हुआ कि मौर्य काल जो है, माफ़ करेंगे, जो गुप्त काल जो है, गुप्त वंश जो है, वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और साथ ही साथ कुछ अन्य शासकों ने भी वहाँ पर हमला प्रारंभ कर दिया, और उसमें यशोवर्धन नाम का जो शासक था, उसने वहाँ पर हमले किए, और इस प्रकार गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की पूरी समाप्ति का कारण बना। तो यदि हम एक पंक्ति में गुप्त काल की समाप्ति का कारण जाने, तो वह है हूण शासकों द्वारा सतत आक्रमण और बाद के राजाओं का कमज़ोर होना। तो इस प्रकार मौर्य काल के बाद
कनिष्क का काल आया, कुषाण वंश, कुषाण वंश के बाद चेरा, चोला और पांड्यास की हमने चर्चा की, और पांड्यास के बाद गुप्त काल। गुप्त काल में मूलतः यही चंद्रगुप्त एक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। यहाँ पर गुप्त काल समाप्त होता है और अब हम इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त के साथ ही जैसा बताया, गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा और अंततः वह पूरा साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न होकर कई भागों में बट गया। हम अब गुप्त शासन की शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके व्यापार व्यवस्था के बारे में जानें, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी इस पर थोड़ा समझें। जहाँ तक उनकी जानकारियों के सवाल है, हमें उस काल की जानकारी भी अभिलेखों से ही मिलती है। जैसा बारंबार पूर्व में बताया गया है, इन्हीं अभिलेखों से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। उस समय का जो प्रशासन था, प्रशासनिक विभाग कुछ आज की ही तरह बटे हुए थे, लेकिन हाँ, राजा सर्वोच्च प्रशासक था, वह सेनापति भी था और वह न्यायाधीश भी था। राजा की मदद के लिए एक तरह का मंत्रिमंडल हुआ करता था, जिसे अमात्य मंडल बोलते थे, जो मौर्य काल में भी था। इस मंत्रिमंडल में कई विभाग होते थे और इस विभाग का जो मुखिया होता था, जो इस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता था, उसे संधि ग्राहक कहते थे। संधि ग्राहक जो इस पूरे मंत्रिमंडल का मुखिया होता था। यह संभव था कि संधि ग्राहक एक से ज़्यादा पद उसके पास हो, यानी हो सकता है वह सेनापति भी हो, और कोई अन्य पद भी लिया हो। ऐसा भी देखा गया कि किसी एक परिवार के पिता और पुत्र दोनों ही दो विभिन्न पदों पर थे। जहाँ तक प्रशासन के विभाजन का सवाल है, साम्राज्य के बाद प्रांत होते थे, राज्य जिसे हम आज कहते हैं प्रांत। प्रांत के बाद कमिश्नरी होता था, जो कहलाता था भोग। भोग के बाद होता था विषय यानी जिला। विषय के बाद होता था वीथि यानी तहसील, और वीथि के बाद होता था ग्राम मंडल यानी ग्रामों का झुंड, और निश्चित रूप से सबसे नीचे होते थे ग्राम। तो मैं पुनः दोहराता हूँ, प्रांत, भोग, विषय, वीथि और मंडल, ये इस क्रम में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्र बांट दिए जाते थे और हर एक क्षेत्र के लिए अपना अपना अधिकारी नियुक्त किया जाता था। उस क्षेत्रीय अधिकारियों के बल पर यह शासन चलता था। इस विभाजन को जानने के बाद अब हम चलते हैं नगर की ओर, जो हमारे इस अध्याय का शीर्षक का एक हिस्सा भी है। नगर जो होते थे, उनकी बड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, बड़ी साफ सफाई रहती थी, और साथ ही उसके प्रशासन के लिए, नगर के प्रशासन के लिए, जैसा जिले के प्रशासन के लिए बताया गया, नगर के प्रशासन के लिए एक पूरी मशीनरी रहती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने तो अपनी राजधानी उज्जैन बना लिया था, उज्जैनी, क्योंकि वहाँ पर बहुत धनाढ्य वर्ग के लोग रहते थे और साथ ही शहर बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से था। और इस बात का विवरण पूरा हमें उस समय के अभिलेखों से भी मिलता है, और साथ ही इसके अलावा उस समय की लिखी गई पुस्तकों से भी मिलता है कि किस प्रकार उज्जैनी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी थी। व्यापारिक क्षेत्रों में आप इस नक्शे में देखें, बहुत सारे शहर व्यापार के केंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसमें कौशाम्बी, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्रा, अवंतिका, ताम्रलिप्ति, भरूच, और इसके अलावा और भी अन्य कई शहर थे जो व्यापार की दृष्टि से बहुत उच्च माने जाते थे। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, जो बंगाल में था, वह एक प्रसिद्ध बंदरगाह था
और उस बंदरगाह से पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था, जिसमें चीन, श्रीलंका और मलय देश शामिल थे। दक्षिण में भड़ोच एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। भड़ोच बंदरगाह से पश्चिम एशिया और उसके अलावा अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार होता था। समुद्री व्यापार दूसरे शब्दों में उस समय एक अहम व्यापारिक जरिया था। साथ ही आंतरिक व्यापार भी होते थे और इन आंतरिक व्यापार का मुख्य साधन था विभिन्न नदियां, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये नदियां आवागमन का साधन थी। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस समय नौका और जहाज बनाने की कला काफ़ी विस्तृत थी। पुस्तकों से ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि इतने बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे जिसमें 500 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। यह उस समय की वैज्ञानिक प्रगति का भी परिचायक है कि इतने बड़े जहाज जो सुरक्षित रहे हों और जो इतनी दूर दूर तक व्यापार करते हों, वो बनाए गए थे। भड़ोच बंदरगाह से जो व्यापार होता था पश्चिम एशिया में, वह रोम तक जाता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये जहाज बने होंगे और कितने सक्षम और मजबूत रहे होंगे। आखिर व्यापार किन चीज़ों का होता था? भारत से मूल रूप से जो सामान जाता था उसमें नील, चमड़े का सामान, मसाले, पत्थर और अन्य रेशम का सामान, कपास का सामान, ये चीज़ें विदेश भेजी जाती थी। आयात मूल रूप से होता था, या आयात कहें या उसकी एवज में भारत को जो मिलता था वह होता था सोना। और सोने के साथ साथ हमें यहाँ पर अन्य जो सामान मिलते थे वे होते थे घोड़ा, मूंग, कपूर, रेशम के धागे आदि। घोड़ा भी हमें आयात करना होता था क्योंकि अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते थे। मूंगा का पत्थर जो होता है वह भी बड़े काम का था। तो इन चीज़ों का हमारे देश में आयात होता था और निर्यात के रूप में बाकी सामान, जिसमें नील, गरम मसाला मुख्यतः, यह भेजा जाता था। तो ताम्रलिप्ति और भड़ोच ये हमारे मुख्य बंदरगाह थे, जिनसे पूरे एशिया में दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन तीनों जगहों पर व्यापार होता था। और उत्तर में, जैसा हमने बताया, रेशम मार्ग हुआ करता था जिसके आधार पर व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार नदियों के द्वारा और सड़कों से होता था। एक समय ऐसा आया जब विदेशी व्यापार में गिरावट प्रारंभ हुई और जैसे जैसे साम्राज्य कमजोर होता गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेश के साथ व्यापार में भी कमी आती गई। और उस कमी का एक मुख्य कारण था इस रेशम मार्ग की अहमियत समाप्त होना। पूर्व में इस मार्ग पर आवागमन बहुत इसलिए होता था क्योंकि रेशम का आयात किया जाता था चीन से इन देशों को, तो लोगों का जाना आना सतत रहता था। उससे संस्कृति प्रभावित हुई, उससे वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ प्रभावित होती थी, उससे वहाँ की सामाजिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती थी। आखिर गांधार मूर्ति कला का उदाहरण इसी रेशम मार्ग का ही परिणाम है। लेकिन समय के साथ रेशम का व्यापार कम हो गया और उसका कारण था कि अन्य क्षेत्रों में भी, एशिया के अन्य क्षेत्रों में और भारत के अंदरूनी इलाकों में भी रेशम के कीड़े पैदा किए जाने लगे और इस प्रकार रेशम के धागे यहीं बनने लगे। तो व्यापार कम हुआ और जब यह व्यापार कम हुआ तो एक तरीके से विदेशी व्यापार में कमी आने लगी और यही हमारे व्यापारिक संबंधों के गिरावट का या कमी होने का कारण बना।